हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का सैम्पल पेपर थर्ड सोल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई क्लास 12 का जो पॉलिटिकल साइंस के पेपर है अब उसमें दोस्तों कुछ ही दिन का समय शेष रह गया था। द पॉलिटिकल मास्टर आप सभी के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की एक श्रृंखला लेकर आया, जिसमें दोस्तों आप सहयोग कर या ये आप इस सीरीज को करते तो आपके पेपर में दोस्तों जो है 100% गारंटी के साथ जो है आपको दोस्तों 40 में से 40 क्वेश्चन पूरे पूरे सही होंगे, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन दोस्तों आपको इसी में देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, जिसे कहा जाता है ए बॉम्बे प्लान, बी इंडिया प्लान, सी भारत योजना, डी भारत विजन। तो इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों है बॉम्बे प्लान। 1944 में स्टार्ट किया गया था, 1944 में। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने अपने आर्थिक सामाजिक विकास के लिए किस अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो स्वतंत्रता के बाद हमने अपने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जिस अर्थव्यवस्था को अपनाया है वह दोस्तों मिश्रित यानी समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का मिश्रित रूप। योजना आयोग किस तरह की संस्था है। तो योजना आयोग दोस्तों जो एक गैर संवैधानिक संस्था यानी इसका जो निर्माण है वो किस संविधान के किसी भी एक्ट या आप कह सकते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं किया गया है। प्रश्न नंबर 4, पूंजीवादी गुट के देशों को क्या कहा जाता है। तो पूंजीवादी गुट के देशों को क्या कहा जाता है। तो पूंजीवादी गुट के देशों को दोस्तों कहा जाता है पहली दुनिया। ठीक है। समाजवादी गुट के देशों को कहा जाता है दूसरी दुनिया। ठीक है। और गुट निरपेक्ष देशों का समूह कहा जाता है तीसरी दुनिया। डैश और डैश की नीति मिखाइल गोर्बाचोव ने शुरू की थी दोस्तों, वो थी पेस्ट्रोइका और ग्लानास। ठीक है। ये इसका सही उत्तर है सी। शॉक थेरेपी किस देश से संबंधित है। शॉक थेरेपी संबंधित है दोस्तों सोवियत रूस से। वह प्रथम सोवियत गणराज्य कौन था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो वह प्रथम जो अगर सोवियत गणराज्य की बात करें तो वह था दोस्तों जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा सर्वप्रथम की थी, वो थी लिथुआनिया। नेक्स्ट, अगर प्रथम गणतंत्र की बात करें दोस्तों तो वो इसमें अगर हम बात करें तो वो सिर्फ कौन सा है लिथुआनिया। सी। अरब स्प्रिंग की शुरुआत कहाँ से होती है। तो अरब स्प्रिंग की शुरुआत दोस्तों होती है ए ट्यूनीशिया से। शीत युद्ध के काल में भारत किस गुट का विरोधी था। तो शीत युद्ध काल में भारत जिस गुट का विरोधी वो था दोस्तों उपरोक्त सभी अमेरिकी, सोवियत संघ और जर्मनी सभी गुट का विरोधी था दोस्तों भारत। ठीक है। शीत युद्ध काल में अगर इस तरह देखा जाए दोस्तों तो हम इसे इसका उत्तर डी मानेंगे। बट एकमात्र जो क्वेश्चन जो है उसमें जो माना जाएगा वह अमेरिका के पक्ष में था, क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा जो हमारा झुकाव था दोस्तों वो सोवियत संघ की तरफ था। शीत युद्ध काल के बाद भारत ने कौन सा बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। तो दोस्तों शीत युद्ध के काल के बाद भारत ने कौन सा बड़ा कदम उठाने का फैसला किया था। तो वैसे दोस्तों अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने का, जैसे 1991 में हमने अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कर दिया था, और वैश्विक अर्थव्यवस्था जुड़ने का। तो ए और बी दोनों सही है दोस्तों। ठीक है। तो सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों। तो जो फर्स्ट भारत चीन युद्ध, इसराइल का भारत में दूतावास की स्थापना, दलाई लामा का भारत में शरण, भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण करना। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसे जो है क्रमवार से कर देखें तो भारत चीन युद्ध सबसे पहले 1962, इसराइल का भारत में दूतावास की स्थापना 1992, दलाई लामा का भारत में शरण दोस्तों 1960 के दशक में शरण लेते हैं। ठीक है। और भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण 1974। तो इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो इसका जो सही उत्तर होगा तो वह है दोस्तों डी 3। सबसे पहले अगर बात करें दलाई लामा का जो है भारत में शरण, फिर भारत चीन युद्ध, फिर भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण, और फिर इसराइल का भारत में दूतावास की स्थापना यानी 11वें का डी। भारत व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि और परमाणु अप्रसार संधि जैसी भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण संधियों का विरोध करता है। तो 12 का दोस्तों आएगा नाभिकीय संधि का विरोध करता है ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सोवियत संघ का 1991 में विघटन के बाद विश्व में कौन सा देश शक्तिशाली बन गया? तो वो है दोस्तों अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। सुरक्षा परिषद के डैश सदस्यों को ही वीटो शक्ति प्राप्त है, तो सुरक्षा परिषद के स्थायी दोस्तों, सिर्फ स्थायी, बी सही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ट्राइवली किस देश के थे? तो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव ट्राइवली वो देश है दोस्तों नॉर्वे के। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर डैश का खास प्रभाव है? तो संयुक्त राष्ट्र के संघ के भीतर दोस्तों जिसका खास प्रभाव है वो है अमेरिका। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? तो खेड़ा सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो दोस्तों हुआ था 1918 में। अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तो हुआ था 1952 में। अलग राज्य आंध्र प्रदेश गठन 1952 में। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने डैश तरह की चुनौतियाँ थी? तो 3 तरह की चुनौतियाँ थी। 19वीं का बी। सरदार पटेल को डैश राज्यों में एकीकरण की प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो डैश राज्यों में दोस्तों की अगर हम बात करें प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा किन राज्यों में दोस्तों? तो वह है 3, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। ठीक है, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, 3 इसका सही उत्तर आएगा। शीत युद्ध किन देशों के बीच जारी था? तो शीत युद्ध किन देशों के बीच जारी था? तो वह दोस्तों अमेरिका इंग्लैंड, सोवियत फ्रांस, सोवियत इंग्लैंड और सोवियत संघ अमेरिका। तो डी इसका सही उत्तर है। अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई डैश में हुई थी? तो अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई दोस्तों हुई थी 1789 में। यह 1789। 22 का जो उत्तर होगा दोस्तों वो है बी। 1945 में मित्र देशों की सेना में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और रूस डैश शामिल थे? तो कौन शामिल थे दोस्तों? ए जर्मनी, बी जापान, सी फ्रांस, डी चीन। तो 23वें का आएगा दोस्तों फ्रांस, सी। 1914 के बीच पहला विश्व युद्ध हुआ था। 1914 से 1918 के बीच प्रथम वर्ल्ड वार हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट, बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा बयान सही नहीं है? तो बॉम्बे प्लान के बारे में कौन सा बयान सही नहीं है? तो यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था। बी, इसमें उद्योगों पर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था। इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी, बिल्कुल ठीक है। इसमें नियोजन के लिए विचार पुरजोर समर्थन किया गया था। तो इसका जो बयान सही नहीं है 25 का, तो वह दोस्तों इसका कथन नंबर ए सही है इसका। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का एक उपाध्यक्ष होता है, ये सही नहीं है। 27 अभिकथन नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था गलत है ये। कारण भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं, सही है। तो दोस्तों इसमें अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो 27वें का उत्तर होगा वह डी 28। उसके पास जटिल मशीनरी, उत्पादन प्रणाली एवं परिवहन क्षेत्र थे जो कुशल तरीके से सुदूरतम क्षेत्र को जोड़ते थे। बी, उसके पास घरेलू उपभोक्ता उद्योग था जो पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ों का उत्पादन करता था। सोवियत संघ का विघटन 1992 में हुआ। तो इसमें निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत प्रणाली के बारे में सही है? तो सोवियत प्रणाली के बारे में जो सही कथन है दोस्तों, तो उसमें सही कथन की बात करें तो उसमें सिर्फ ए और 2 सही है। 28 का जो होगा दोस्तों सिर्फ सी इसका सही उत्तर होगा। सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया? तो सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने जिसको महत्व नहीं दिया वह है दोस्तों इसमें विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं, इसको महत्व नहीं दिया था दोस्तों। नेक्स्ट, बर्लिन की दीवार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो बर्लिन की दीवार से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह है दोस्तों यह जर्मनी के दोनों भागों के एकीकरण का प्रतीक थी, ये कथन सही नहीं, बाकी सभी कथन सही हैं। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में जो कथन गलत है वह है दोस्तों जनता को आर्थिक आज़ादी थी, बाकी सभी कथन सही है। 32 साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूल का गठन बाकी गणराज्यों विशेषकर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। कारण ये गणराज्य अभी तक स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूल से बाहर थे।
तो 32 का जो कथन है सही है दोस्तों, वो है उत्तर होगा ए। कारण और कथन दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। 33 संप्रभुता का सम्मान संबंधित लक्ष्य की प्रतिध्वनि राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों में कैसे सुनाई देती है। तो 33 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे की बात द्वारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे की बात द्वारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे की बात द्वारा। तो 33 का जो उत्तर होगा दोस्तों वो सही है, वो केवल एक। नेहरू की विदेश नीति के आधार थे। तो अगर हम नेहरू की विदेश नीति के आधार की बात करें तो नेहरू की विदेश नीति के आधार थे दोस्तों डी, यानी 1 2 3 तीनों सही हैं। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी मुक्त और स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना, संयुक्त राष्ट्र के उपनिवेशों की स्वतंत्रता तथा निर्भर लोगों को पूर्ण अधिकार व स्वनिर्णय के मुद्दों को समर्थन देना, बिल्कुल ठीक है। साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद का पूर्ण रूप से विरोध करना, ये भी सही है दोस्तों, तीनों कथन सही हैं। सुगौली संधि को लेकर किन देशों के बीच विवाद है। तो सुगौली संधि को लेकर दोस्तों भारत और नेपाल देशों के बीच विवाद है। भारत के वर्तमान परमाणु कार्यक्रम के बारे में क्या सही नहीं है। तो भारत का जो वर्तमान परमाणु कार्यक्रम है उसके बारे में जो सही कथन नहीं है वो दोस्तों भारत कभी भी परमाणु बम का उपयोग कर सकता है, कथन सही नहीं है। नेक्स्ट 37 1991 में सोवियत रूस के विघटित होने के बाद रूस से मित्रता का भारत को क्या लाभ हुआ। तो 37 के अगर हम लाभ की बात करें तो दोस्तों जो लाभ हुआ दोस्तों वो कारगिल संघर्ष के दौरान रूस ने भारत का समर्थन किया, बिल्कुल ठीक है। रूस कश्मीर को भारत का अंग मानता है, बिल्कुल ठीक है। ऊर्जा के क्षेत्र में विकास के लिए रूस ने भारत को कच्चे माल की आपूर्ति की, बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही कथन है दोस्तों बी। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का क्या कार्य है। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्य दोस्तों सदस्य देशों को आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्य कार्य वह है सदस्य देशों के बीच मौजूदा विवादों को निपटारा करना, ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 40 अभिकथन। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों एक एक वोट होता है लेकिन स्थायी सदस्य नकारात्मक वोट डाल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में 5 अस्थायी और 10 स्थायी सदस्य, तो जो कि गलत है। तो 40 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों होगा अभिकथन सही लेकिन कारण गलत है, सी इसका सही उत्तर, यानी सी है 40वें का सही उत्तर। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई, बिल्कुल ठीक है। यह बच्चों के लिए विश्व भर में आपात कोष जमा करता है और उसके विकास कार्य में मदद करता है। तो 41 की अगर हम बात करें तो अभिकथन और कारण दोनों सही लेकिन कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल को देशी रियासतों के एकीकरण का जिम्मा सौंपा गया, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सरदार पटेल को एकीकृत देशी रियासतों का जो जिम्मा सौंपा गया इसमें से कौन से कारण जो सही नहीं है। तो ये मुस्लिम लीग चाहता था कि एकीकरण का जिम्मा सरदार पटेल भाई को सौंपा जाए, ये तो सही नहीं है। 43 संविधान के अंतर्गत किस विशेष सुरक्षा प्रदान की गई। तो संविधान के अंतर्गत किसे विशेष सुरक्षा प्रदान की गई, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है संविधान में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को, धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदाय को, यानी ए बी इसका सही उत्तर है। भारत को एकता के सूत्र में बांधना क्यों कठिन था। तो भारत को एकता के सूत्र में बांधना क्यों कठिन था। भारत विविधताओं से भरा देश है, यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति वाले और अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, डी इसका सही उत्तर है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में सही नहीं है। उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना। 45 के बात करें किसी भी सैनिक संगठन में शामिल होने से इनकार करना, वैश्विक मामलों में तटस्थ नीति अपनाना। तो कौन सा कथन सही नहीं है गुटनिरपेक्षता आंदोलन के बारे में दोस्तों। तो 45 का जो उत्तर होगा वो दोस्तों होगा सी, सिर्फ 1 और 2 सही है, बाकी कथन गलत है। पूंजीवाद का क्या अर्थ है। तो पूंजीवाद के अगर अर्थ की बात करें तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन क्रियाओं का सरकार का नियंत्रण नहीं होता, इसे पूंजीवाद, यानी सिर्फ ए सही है दोस्तों, 46 का ए। 47 पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 बेलग्रेड में संपन्न, बिल्कुल ठीक है। पहले गुट में सम्मेलन में 25 सदस्य शामिल हुए थे, बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम अभिकथन और कथन की बात करें तो अभिकथन और कथन दोनों सही है, बट दोस्तों जो अभिकथन है कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है,
इसलिए 47 का जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा बी सही उत्तर है। कथन, दुनिया दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बट गई थी। सी, कारण क्या है, दोनों महाशक्तियाँ विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। तो 48 का जो सही है दोस्तों वो है अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस संगठन की स्थापना कब हुई? तो इस संगठन की स्थापना की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस संगठन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 में। नीचे दिए गए अखबार की कतरनों का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो विभिन्न अखबार की कतरनों में किस घटना को दिखाया गया है? तो इस घटना में दिखाया गया महात्मा गांधी की हत्या को। नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपरोक्त लोगो प्रतीक चिन्ह की किस संगठन का है? तो जो उपरोक्त लोगो है वो किस संगठन का है दोस्तों? तो यह है विश्व बैंक का। नेक्स्ट, अनुच्छेद पूर्व ध्यान से पढ़ना है दोस्तों आपको। अनुच्छेद यहाँ पर देख सकते हैं, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अनुच्छेद में महात्मा गांधी अपनी बात किसे कहना चाहते हैं? तो अनुच्छेद में महात्मा गांधी अपनी बात किसे कहना चाहते हैं? तो वह है दोस्तों सत्ताधारी को। सत्ता के आसन पर बैठने वालों को कैसा होना चाहिए? तो सत्ता के आसन पर बैठने वालों को होना चाहिए विनम्र। भारत आज़ादी की ज़िंदगी के लिए जागेगा, किसने कहा? तो भारत आज़ादी की ज़िंदगी के लिए जागेगा वो कहा राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद सत्ता के आसन पर बैठने वालों को कैसा होना चाहिए? तो सत्ता के आसन पर बैठने वालों को जो 53 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी। जी हाँ, सत्ता के आसन पर बैठने वालों दोस्तों विनम्र भी होना चाहिए, धैर्यवान भी होना चाहिए, सचेत भी होना चाहिए, यानी प्रूफ डी आएगा, माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर होगा डी। 54 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी जवाहरलाल नेहरू, भारत आज़ादी की ज़िंदगी के लिए जागेगा। ट्रस्ट विद द डेस्टिनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषण दिया था आज़ादी के बाद। अनुच्छेद में किस जश्न के बारे में बात हो रही है? तो अनुच्छेद में जिस जश्न के बारे में बात हो रही है वह जश्न है दोस्तों आज़ादी की। एक और अनुच्छेद है दोस्तों, इसे ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। सीमा विवाद पूरा दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला कब शुरू की गई? तो सीमा विवाद दूर करने के लिए जो वार्ताओं की श्रृंखला है वो शुरू की गई 1981 में। चीन में राजनीतिक नेतृत्व कब बदला? तो चीन में जो राजनीतिक नेतृत्व बदला दोस्तों होता था 1970 में। चीन और भारत के बीच कूटनीतिक संबंध कब तक नहीं थे? तो चीन और भारत के बीच जो कूटनीतिक संबंध वो 1976 तक नहीं थे। 59, चीन से भारत को सैनिक पराजय कब मिली? तो 1962 में चीन को भारत से सैनिक पराजय मिली। और भारत चीन के बारे में क्या सही नहीं है? तो भारत चीन के बारे में, भारत चीन के बीच युद्ध 1965 में, ये सही नहीं है जबकि 1962 में हुआ था। मानचित्र को लेकर भारत और चीन के बीच सीमावाद ये गलत है। भारत चीन युद्ध में चीन को हार का सामना करना पड़ा और युद्ध के बाद चीन की सेना का स्थान पर वापस पहुंच गई जहां पहले दोनों कथन सही बटी। ए और दो गलत है, नहीं, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों होगा ए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि हर बच्चे तक वीडियो पहुंच सके। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर जगह ये वीडियो पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।